टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 5th माय लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 10 एयर। एयर जो है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये मैंने एक डिटेल वीडियो डाल रखी है इसकी, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, वो आप जाके जरूर देख सकते हैं। उसको नोट्स की हेल्प से मैंने समझाया है एयर अराउंड अस में। मैं अभी आपको भी इसमें डिटेल में समझाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को आपका बेस क्लियर करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका आगे हायर क्लासेस तक आएगा, और अगर आपको इसका बेस नहीं पता होगा तो फिर आगे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे सब कुछ बहुत डिटेल में होगा। तो बेसिक चीज आपको जो है जूनियर क्लासेस में सिखा दी जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगी, और फिर भी अगर आपको जाके वीडियो देखनी है डिटेल वाली तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एयर अराउंड अस के नेम से एनसीईआरटी 6th क्लास का चैप्टर है ये। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर जो है हमारे चारों तरफ होती है। वी कैन फील इट बट कांट सी इट। हम उसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। महसूस कैसे कर सकते हैं? जब हवा चल रही होती है तब क्या होता है, पेड़ के पत्ते हिल रहे होते हैं और आपको पता लगता है। दिस इज बिकॉज प्योर एयर इज कलरलेस, क्योंकि प्योर एयर जो होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, एंड टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। हम उसे जो है देख नहीं सकते हैं लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वी फील एयर, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं ओनली व्हेन इट ब्लोज, जब हवा चल रही होती है तब हम उसे महसूस कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या होती है एयर की? कंपोजिशन का मतलब है किन किन मिक्सचर से मिलकर जो है वो बनी है हमारे एटमॉस्फेयर की एयर। एयर इज एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेज। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती है, ऐसा मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। एयर की अगर डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स तो उसमें आप लिखेंगे एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑन द अर्थ। एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज है अर्थ का, और ये वाला आप प्रॉपर डायग्राम बना के आएंगे जो आपकी बुक में भी दे रखा है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% जो है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नियरली 21% है, एंड रिमेनिंग इट कंटेन्स वाटर वेपर्स एंड स्मॉल अमाउंट जो 1% है वो अदर गैसेज आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% रिमेनिंग वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेज। अदर गैसेज आपकी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये आपकी अदर गैसेज में आती है। तो ये है आपकी कंपोजिशन ऑफ एयर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस आप डायग्राम को लर्न करिए अच्छी तरह से, आपको समझिए इस चीज को। देन आपका आगे है, डू यू नो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। जो वाटर वेपर आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे आप क्या डिटरमाइन करते हैं? ह्यूमिडिटी। अभी देखिए जब रेनी सीजन होता है स्टूडेंट्स, तो वाटर वेपर बहुत सारी भाप आपके एनवायरमेंट में रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है, तो उस टाइम बड़ा ह्यूमिड मौसम होता है। हम बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो चिपचिपा और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है उस टाइम। तो उस टाइम हम कहते हैं कि वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट है, मतलब कि भाप हमारी एयर में प्रेजेंट है, तो उसको उससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? ह्यूमिडिटी हमें पता लगती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। अब एयर की इंपॉर्टेंस क्या है? एयर की कंपोजिशन हमने देख ली कि मिक्सचर ऑफ गैसेज को एयर कहते हैं, लेकिन उसकी जरूरत क्यों है? एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स। एयर जो है वो एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। हर एनिमल को, ह्यूमन बींग्स को, सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए। दे ऑल नीड दिस ऑक्सीजन एवरी मिनट एंड सेकंड ऑफ द लाइफ। वो हर सेकंड उन्हें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हम क्या करते हैं? हम ब्रीदिंग प्रोसेस से एयर को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का फूड बनाने का, उसमें वो ऑपोजिट करते हैं, जिसके कारण वो हमारे बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस बना के चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में से बताती हूँ कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उसका यूज क्या होता है, किस लिए करते हैं वो हम इनहेल। आपने बचपन से ही पढ़ा है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स वो किस लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ऑक्सीजन गैस को हम इनहेल करते हैं, वो लंग्स में जाती है हमारी। देन आपने एचबी पढ़ा था। एचबी आपने कहाँ पढ़ा था स्टूडेंट? जो आपका चैप्टर था फूड वाला, उसमें आपने देखा था कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है एनीमिया, जिसमें आपका एचबी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपकी ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी का कंपोनेंट होता है। आरबीसी आपका क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का कंपोनेंट क्या है? एचबी है। वो पिक करता है एंड कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से ऑक्सीजन उसने ले ली। क्या हुआ? ऑक्सीजन पहले इनहेल करी, लंग्स में आई, वहां से एचबी ने, आरबीसी ने हमारी ऑक्सीजन वहां से पिक कर ली। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन उन्होंने कहां दी? हार्ट को दी। हार्ट क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन को पंप करेगा ऑल अराउंड दी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी किससे बनी हुई है स्टूडेंट? सेल से बनी हुई है। सेल क्या होती है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, वो सेल बोला जाता है। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सेल के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर होगा स्टूडेंट आपका, इतना डिटेल में आ जाएगा आपके। तो छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आगे कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। आप इसे धीरे स्लो करके इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा ऑक्सीजन का यूज हमारी बॉडी में है क्या। देन उसके बाद वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो सेल है उस तक पहुंचाते हैं सारा पूरी बॉडी के अंदर। और फिर जो फूड हम खाते हैं, जो सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारा एब्जॉर्ब फूड होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स उससे मिलने चाहिए थे, वो फूड हमारा एब्जॉर्ब फूड वहां पर है। वो क्या हेल्प करती है? जो ऑक्सीजन वहां पे लेके आए वो हेल्प करती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने के लिए। ब्रेक डाउन होगा तभी तो वो आगे जाके हमें एनर्जी देगा ना। अगर फूड ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो वो हमें एनर्जी कैसे देगा स्टूडेंट? तो ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो जाती है और एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेती है। सेम इसी तरह का प्रोसेस मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था। उसमें क्या होती है? जो ग्रीन लीव्स होती है वो अपना फूड बनाती है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है? आपकी रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट्स, एंड वाटर
कहां से मिलता है उन्हें? सॉइल में से। सॉइल में से उनके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, मतलब रूट्स उसे कैप्चर करती है, सॉइल से रूट्स लेते हैं, रूट्स के बाद वो स्टेम में जाता है, स्टेम से वो लीव्स के अंदर जाता है। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करती हैं। यहां पर बीच में फोटोसिंथेसिस एंड साथ में आएगा सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करती है? ग्लूकोज बनाती है एंड ऑक्सीजन बनाती है। ग्लूकोज एज अ फूड जो आपका प्लांट होता है वो यूज कर लेता है एंड ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देता है, तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो एटमॉस्फेयर में कैसे बना हुआ है। तो आपको अच्छी तरह से ये बैलेंस समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर एटमॉस्फेयर में आती है, प्लांट उसे लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, जिससे उनकी ग्रोथ होती है। तो अभी आपको समझ आ गया बैलेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस जो है कैसे होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड गैसेस हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छी तरह से भी समझ आ गया कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके यही बताया हुआ है, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, and the oxygen present in air is used to produce energy from the food that is eaten। और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज ईटन। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसके क्या किसका रोल होता है? वो ऑक्सीजन गैस का। इन द प्रोसेस, इसी प्रोसेस में एनर्जी के साथ हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जो कि हम ब्रीद आउट कर देते हैं, जो कि हम एक्सहेल कर देते हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? बर्निंग के लिए भी। अब स्टूडेंट इसकी एक एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताती हूँ। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है। आपने देखा होगा कि आप कभी भी कैंडल जो है वो जलाते हैं तो वो जब तक जलती रहती है जब तक कि वो पूरी की पूरी मेल्ट ना हो जाए, जब तक वो पूरी पिघल ना जाए, जब तक वो जलती रहती है। लेकिन अगर हम इस तरह से एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम ऊपर जो है ग्लास जार रख लेंगे, कोई भी टम्बलर रख देंगे ग्लास का बना हुआ, तो वो क्या करेगी? वो उतनी ही देर तक जलेगी जितनी देर तक उस ग्लास टम्बलर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। उसके बाद वो अपने आप से जो है वो बुझ जाएगी। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट यही शो करता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है किसी भी चीज को जलने के लिए। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? नाइट्रोजन गैस किसी भी चीज को बर्निंग से बचाती है। नाइट्रोजन गैस आग को खत्म करती है। नाइट्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है आपके लिए, जो कि कंट्रोल करती है फायर को, जो कि डाइल्यूट करती है ऑक्सीजन को, इसलिए नाइट्रोजन गैस इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो अब ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, जिसमें कैंडल जो है वो जलाई जाएगी, फिर उसके ऊपर ग्लास टम्बलर रख दिया जाएगा। जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है पहले ही, उतनी ही देर तक आपकी कैंडल जलेगी। उसके बाद आपकी कैंडल जो है वो अपने आप बुझ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि आपकी किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। It doesn't get more air and hence more oxygen needed it to keep burning it, therefore stop burning after a while, इसलिए वो बुझ गई। Plant also require air to live and grow। Plants को भी जो है एयर चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। अभी हमने देख लिया एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से एयर उनकी हेल्प करती है ग्रो करने में, क्योंकि वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्टिविटी 2 क्या है आपकी? आप 2 पोट लेंगे प्लांट्स के। एक पोट को तो जो है आप ओपन रखेंगे सनलाइट के अंदर और एयर भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। दूसरे को आप पूरी तरह से कवर कर देंगे एक थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से। ऑब्जर्व द प्लांट फॉर सम डेज। कुछ डेज बाद जब आप देखेंगे इस प्लांट को आपने इस तरह से कवर किया कि इसके अंदर एयर जो है वो इंसर्ट ना हो, एयर ना जाए। द प्लांट विच इज केप्ट कवर्ड विद प्लास्टिक शीट्स विल श्रिंक अप। वो थोड़े दिनों में, जब तक उसके अंदर जो है एयर प्रेजेंट है तब तक वो थोड़ा ठीक रहेगा, ग्रीन रहेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा और ड्राई आउट, मतलब बिल्कुल सूख जाएगा आफ्टर सम डेज। द अदर प्लांट विल रिमेन हेल्दी। लेकिन दूसरा प्लांट जिसको एयर, सनलाइट सब कुछ मिल रहा है वो हेल्दी रहेगा। तो इससे क्या शो होता है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज बिकॉज प्लांट नीड एयर टू लिव। इससे हमें पता लगता है कि प्लांट्स को जो है वो एयर की रिक्वायरमेंट होती है जिंदा रहने के लिए। दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस ऑफ नोन एज फोटोसिंथेसिस। जो मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जो कि एटमॉस्फेयर से उन्हें मिलती है। दे कैरी आउट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो ये प्रोसेस जो है सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस। नेचर अपना एक बैलेंस बना के चलता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने अभी देखा कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स क्या करते हैं? कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जब खाना बनाते हैं उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम में। गिव आउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। इन दिस वे अ बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन द एयर। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। ह्यूमंस इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहे हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन को आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से ही बैलेंस बना रहता है। तो इसी को कहा गया है नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। होप सो इतना अच्छी तरह से समझ आ गया स्टूडेंट। देन है, डू यू नो on an average a human being breathes 22,000 times and takes it about 16 kg of air every day। ह्यूमन जो है वो हर दिन में 22,000 टाइम ब्रीथ करता है एंड 16 kg एयर जो है वो लेता है हर दिन।
रोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन गैस जो प्रेजेंट होती है एयर के अंदर वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी किस लिए जरूरी होती है, पहले पढ़ते हैं इसे। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नाइट्रोजन आपकी प्लांट की रैपिड ग्रोथ में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप देयर फ्रूट एंड सीड्स, वो उनकी फ्रूट एंड सीड्स को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द लीव्स, वो लीव्स का साइज एंड उसकी क्वालिटी को भी अच्छा मेंटेन करती है। प्लांट देयरफॉर रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट, इसलिए प्लांट्स को जो है लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। हाउएवर प्लांट्स कांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, प्लांट्स जो है डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 78%। नाइट्रोजन गैस हैज टू बी चेंज्ड इन दी अदर फॉर्म, अदर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट की जाती है जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, उसके द्वारा फिर प्लांट उसे लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं, डायरेक्ट तो प्लांट लेंगे नहीं, प्लांट लेते हैं उसे सॉइल से। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सच स्पेसिफिक फॉर्म जो कि नाइट्रेट है एंड अमोनियम सॉल्ट है। These salts are taken in by plants to get the nitrogen needed by them, तो इस तरह से प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को लेते हैं। The plant roots absorb these salt from the soil, इस सॉइल को प्लांट कहां से लेते हैं, अपनी रूट से लेते हैं। प्लांट देन यूज them to form protein which are essential for their growth। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ये हमने आपकी बुक का एज इट इज पढ़ लिया क्योंकि मैं कोई भी चीज आपकी बुक की छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है स्टूडेंट, इस चीज को अब डिटेल में मैं बताती हूँ। नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो कि किसकी प्रोडक्शन करता है, अमीनो एसिड की, और अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या करता है, जैसे हमने फूड वाले चैप्टर में पढ़ा था, ह्यूमंस को एनर्जी कहां से मिलती है, ग्रोथ कहां से होती है, उसकी एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, एंड प्रोटीन क्या करता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम ऐसे ही जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्रोटीन उन्हें कहां से मिलेगा, नाइट्रोजन से मिलेगा। अब आपने ये पढ़ लिया कि नाइट्रोजन जो है वो एज इट इज आपके प्लांट के अंदर नहीं जा सकती है सिंपल फॉर्म में, तो नाइट्रोजन को क्या करती है, सबसे पहले जो सॉइल होती है आपकी, वो सॉइल उसे कन्वर्ट करती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो नाइट्रोजन गैस आपकी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन होती है और फिर वो किसका फॉर्म लेती है, नाइट्राइट का फॉर्म लेती है एंड अमीनो एसिड का फॉर्म लेती है। तो वो नाइट्रेट और अमीनो एसिड जो है फिर उसके बाद क्या जाते हैं, आपके प्लांट की जो रूट्स होती हैं जिसमें हम वाटरिंग करते हैं, वाटर देते हैं, उसी में ये जो है दोनों चीजें आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। आपने ये पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, प्लांट जो चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर था, कि जितने भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद वाटर, सॉइल उन्हें क्या करती है, आपकी रूट्स तक भेजती है और रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद रूट क्या करती है, वो उसे शूट सिस्टम तक भेजती है, मतलब स्टेम में भेजेगी और स्टेम के बाद वो धीरे धीरे ब्रांचेस में जाकर और लीव्स तक जाएंगे और इसी से उनकी ग्रोथ होती है अच्छी। अब आपको बताती हूँ नाइट्रोजन और किस लिए जरूरी है, की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सॉइल में हमने देख लिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमीनो एसिड्स, अमोनियम सॉल्ट, किसी की भी फॉर्म में वो उसमें एब्जॉर्ब हो गई। देन उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो एक कंपोनेंट होता है आपके क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या है स्टूडेंट, क्लोरोफिल है आपका एक पिगमेंट जिसके कारण कि आपका प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है, उसकी लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की किसलिए दिखती है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। और क्लोरोफिल पिगमेंट का एक कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसलिए अगर नाइट्रोजन की कमी होगी किसी भी प्लांट में तो उसकी पत्ते जो होते हैं, लीव्स जो होती हैं, वो येलो कलर की होनी स्टार्ट हो जाती हैं अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट का एक कंपोनेंट है, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसलिए वो उसकी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, एक चीज तो ये कैसे एब्जॉर्ब होती है, दूसरा है कि क्लोरोफिल का पार्ट है तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। थर्ड इसमें पढ़ा था कि इसकी ग्रोथ और एनर्जी के लिए जरूरी होता है क्योंकि ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को जो एनर्जी मिलती है वो सब इसी से मिलती है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि किस लिए ये इनके लिए एसेंशियल है। तो अब आपको होप्सो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एसेंशियल क्यों होता है। नाइट्रोजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल के एक केमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर, फिर वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं स्पेसिफिक फॉर्म में जिसे हम नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट कुछ भी कह सकते हैं। देन वो सच स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गेट एब्जॉर्ब बाय प्लांट, किस लिए, कहां से एब्जॉर्ब होती है, उनकी रूट से एब्जॉर्ब होती है। रूट्स कहां से लेती है, सॉइल से लेती हैं, और फिर वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है आपके प्लांट के लिए एसेंशियल होता है। तो ये अब हमने पढ़ लिया। द एटमॉस्फेयर अ शील्ड। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर एक थिक ब्लैंकेट होता है एयर के सराउंडिंग में जो लगा हुआ ब्लैंकेट की तरह। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए, ऐसे ही हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। किस लिए प्रेजेंट है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमें वो प्रोटेक्ट कर सके यूवी रेज से, जो कि सन की यूवी रेज होती हैं जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, जो कि हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज कर सकती हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। तो उससे हमें कौन बचाता है, हमारा एटमॉस्फेयर बचाता है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर को बोला गया है कि वो एक थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है सराउंडिंग द अर्थ सरफेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अवर एटमॉस्फेयर, इसीलिए से एक शील्ड बोला गया है। शील्ड क्या होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमें, जैसे कि हमारी छत होती है जो हमारे घर पे होती है, वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, वो एक शील्ड है एक तरह की। अवर एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट एज अ शील्ड, एक शील्ड की तरह होता है, वेरी मच लाइक एन अम्ब्रेला। जैसे कि हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं जो हमें बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है, तो उसकी तरह होती है आपकी एटमॉस्फेयर। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट, जो कि हमें हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट से बचाता है। ओजोन गैस जो होती है प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी आपका एटमॉस्फेयर दिखा रखा है स्टूडेंट जो ब्लू कलर में है, उसकी अपर लेयर जो पिंक में दिखा रखी है दैट इज अ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है सन से,
अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, उससे हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है उस हार्मफुल रेज को अर्थ तक आने के लिए। दीज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन एंड आई डिजीज। ये वायलेट रेज होती है, ये स्किन डिजीज एंड आई डिजीज कर सकती है एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में। दस ओजोन लेयर इन द एयर प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दीज अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट इन द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेज सन में प्रेजेंट होती है उससे हमें कौन बचाता है? ये जो ओजोन लेयर बनी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये हमें उससे बचाती है। पॉल्यूशन ऑफ एयर, अब एयर में पॉल्यूशन, अब एयर पॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं इसमें। वी हैव नाउ लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। अब हमने पढ़ लिया अभी तक कि एयर जो है वो किस लिए एसेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। लेट अस नाउ सी हाउ वी कैन फाइंड आउट वेदर द एयर दैट वी ब्रीथ इज प्योर और नॉट। हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। ऑब्जर्विंग द प्योरिटी ऑफ एयर, अब हम प्योरिटी ऑफ एयर देखने वाले हैं। परफॉर्म सम सिंपल एक्टिविटीज एट होम टू लर्न अबाउट द प्योरिटी ऑफ एयर। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटी क्या पहली एक्टिविटी है कि क्लीन द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन। अपनी सीलिंग फैन के ब्लेड्स को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। ऑब्जर्व इट आफ्टर अ वीक, उसको एक वीक के बाद देखिए। जैसे ये 10 मई का है, ये 17 मई का है, तो एक वीक के बाद देखेंगे, स्पेशली इन समर सीजन जब वो फैन यूज हो रहा होता है आपका, तो उस सीजन में आप देखेंगे जब उसे, तो वो आपको दिखेगा कि उसके ऊपर जो उसके फैन आपने साफ किए थे वो डर्टी हो गए हैं दोबारा से, मतलब डस्ट वहां पर आकर चिपक गई है जो कि एयर में प्रेजेंट है। सेकंड एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं कि हमने 2 पोट लिए हैं। एक पोट की पूरी लीव्स आपने अच्छी तरह से क्लीन कर दी है, वाटरिंग करी है उसको अच्छी तरह से। 3-4 डेज के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ डस्ट पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर स्टिक हो गए हैं और वो थोड़ा सा डल लग रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखेंगे, ये तो बहुत कॉमन एक्टिविटी है स्टूडेंट, जब समर सीजन होता है, सनी डे होता है, तब आप देखिए कि आपके एक डार्क रूम में कोई भी एक जो है थिन रे आ रही है, कहीं पे भी एक छोटा सा होल है उससे थिन रे आ रही है आपके अंदर, तो आप देखेंगे बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो वो क्या बताते हैं आपको कि जो डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर प्रेजेंट है वो वहां पर आपको दिखाई देते हैं उस बीन के अंदर जो कि आपके सूरज की रोशनी से आ रही होती है। और इस एक्टिविटी में क्या है, आप कभी भी जब कभी भी आप रोड पे किसी का वेट कर रहे हैं या फिर वहां पर खड़े हैं, तो क्या है, कोई बिजी रोड आप देखिए, जब आप क्रॉसिंग के लिए खड़े हैं, आप रोड क्रॉस करना है आपको, तो उसमें आप क्या देखेंगे, कुछ ही टाइम में आपकी आईज में जो है इरिटेशन होने लग जाती है, आपको कफिंग होने लग जाती है। तो वो किस लिए होता है, आपको थ्रोट में और आईज में किस लिए इरिटेशन होने लग जाता है? क्योंकि जो स्मोक आ रही होती है व्हीकल से, जैसे आपको दिखाई दे रही है, जो स्मोक आ रही होती है व्हीकल से, वो क्या करती है, हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्यूल में, जो पेट्रोलियम गैस और ये क्या होती है, ये एमिट करती है हार्मफुल गैसेज। तो वो क्या करती है, वो मिक्स हो जाती है हमारी एयर के साथ, जो कि एटमॉस्फेयर की एयर है, उसके कारण हमें इरिटेशन होती है। तो इन सबसे हमें क्या पता लगा, ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट एयर वी ब्रीथ इज नॉट ऑलवेज प्योर, कि वो हमेशा प्योर नहीं होती है। इट कंटेन्स इंप्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सूट। तो उसमें क्या होती है, डस्ट भी होती है, स्मोक भी होती है। इट कैन ऑल्सो हैव जर्म्स इन इट, उसके अंदर जर्म्स भी होते हैं। इट कैन ऑल्सो कंटेन हार्मफुल गैसेज, उसके अंदर हार्मफुल गैसेज भी होती हैं जो कि स्मोक क्रिएट करती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। द एयर हैविंग सच इंप्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। तो एयर के अंदर जब ये पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है तो एयर को क्या कहेंगे, पॉल्यूटेड एयर है जिसमें कि इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। द इंप्योरिटीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, इंप्योरिटीज को कहा जाता है पॉल्यूटेंट्स, और उस एयर को कहा जाता है जिसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, पॉल्यूटेड एयर। देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, 2 बेसिक फॉर्म है एयर पॉल्यूटेंट के, एक है गैसियस पॉल्यूटेंट एंड एक है सॉलिड पॉल्यूटेंट। गैसियस पॉल्यूटेंट आपके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। एंड पॉल्यूटेंट जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, जर्म्स है, ये सब क्या है आपके जो प्रेजेंट है एयर में, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। अब हम देखेंगे हाउ डज द एयर गेट पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूट होती कैसे है। ये कुछ रीजन दिए गए हैं उसके। फर्स्ट रीजन है इसका, डस्ट रेज फ्रॉम द ग्राउंड। डस्ट जो है वो ग्राउंड लेवल से रेज कर जाती है, हवा के अंदर मिक्स हो जाती है। कब? ड्यूरिंग द डस्ट स्टॉर्म, जब आंधी वगैरह आती है तो डस्ट जो ग्राउंड लेवल पे होती है वो हवा के अंदर मिक्स हो जाती है। स्टोन डस्ट रेज्ड बाय क्रशिंग ऑफ स्टोन्स इन क्वेरीज, जब स्टोन्स की क्रशिंग वगैरह चल रही होती है, खुदाई वगैरह चल रही होती है पत्थरों की, तो उस टाइम पे स्टोन डस्ट जो है वो उड़ती है। स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, व्हीकल से स्मोक निकलती है। स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों में आग लग जाती है तो उससे स्मोक निकलती है। स्मोक रेज बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेज, पावर हाउसेज में जब थर्मल पावर प्लांट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तब जो बर्न किया जाता है कोल, उससे स्मोक निकलती है। बर्निंग ऑफ वुड, जो आप लकड़ियां जलाते हैं, काउडंग केक्स होते हैं, गार्बेज जलाते हैं हाउस होल्ड्स में एंड ओपन प्लेसेस में, तो उससे भी जो है वो स्मोक निकलती है। जर्म्स फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग, जो पर्सन मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को कोल्ड कफ हो रखा है, तो वो जब कॉफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तो उससे क्या होती है, जर्म्स आते हैं एयर के अंदर। देयर कैन बी मैनी मोर सच केसेस, इस तरह के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिससे कि एयर आपकी पॉल्यूट होती है। तो ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में जब आप देख रहे हैं कि वुड जो है वो जलाई जा रही है तो उससे जो है स्मोक क्रिएट हो रही है। बच्चा जो है स्नीज कर रहा है तो उससे जर्म्स जा रहे हैं एयर के अंदर। जो ये फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, पावर हाउसेज वगैरह, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कोल को जलाया जाता है तो उससे स्मोक क्रिएट होती है। जंगलों में जब आग लग जाती है तो उससे स्मोक क्रिएट होती है, व्हीकल से होती है, और एनवायरमेंट में डस्ट भी होती है। डू यू नो में है स्टोव्स यूजिंग काउ डंग केक्स, वुड एंड ट्रैश एज कुकिंग फ्यूल आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन किस चीज से हो रहा है इनके अनुसार, जो काउ डंग केक्स, वुड और थ्रैश जो है जलाए जाते हैं, एज अ ईंधन यूज किए जाते हैं, तो उससे के कारण सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है इंडिया में। दे प्रोड्यूस स्मोक whose concentration can be as much as 5 times higher than that produced by ordinary coal। तो ये जो काउडंग केक्स होते हैं, वुड होता है, थ्रैश जो कि आपकी भूसा वगैरह होता है, इनको जलाने से जितना स्मोक क्रिएट होता है वो 5 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जितना कोल को जलाने से धुआं होता है। तो सोचिए कितनी ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं। द
द गुड थिंग इज दैट द यूज ऑफ सच स्टोव इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब जो है टाइम के साथ साथ इस तरह के स्टोव, जो कि इस तरह के स्टोव थे जिसमें वुड का, काउडंग केक्स का यूज होता था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं यूज में, क्योंकि अब एलपीजी सिलेंडर जो है हर किसी को रेडीली अवेलेबल हो गए हैं। देन है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं? बाय ब्रीदिंग एयर पोल्यूटेड विद डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस वी मे सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सफोकेशन, कफ, हेडेक एंड सो ऑन। पोल्यूटेड एयर मस्ट ऑल्सो कॉज स्किन एंड आई डिजीज। देखिए, जब हम ब्रीथ करेंगे, ऐसी पोल्यूटेड एयर ब्रीथ करने से क्या हो रहा है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो रही है, जैसे कि आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, इवन कोविड के टाइम में भी, कि हमें जो है रेस्पिरेशन में इतनी दिक्कत हो रही थी। वो किस वजह से हो रही थी? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसी एयर को अगर ब्रीथ करेंगे जो जिसमें कि स्मोक, डस्ट और हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, तो उससे हमें सफोकेशन होने लग जाएगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉफिंग होगी, हेडेक होने लग जाएगा और बहुत तरह की डिजीज हमें हो सकती हैं। इससे हमें स्किन एंड आई डिजीज, आई इरिटेशन भी हो सकती है। Gases like oxides of nitrogen and sulfur present in the automobile exhaust mix with rainwater and foam acids। देखिए क्या करते हैं, जो कि आपकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वो क्या करते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके पास से निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेन वाटर के साथ मिलकर एक एसिड रेन बनाते हैं, क्योंकि ये एसिड्स बना देते हैं, और रेन वाटर जब उसके साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? एसिड रेन। द एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करती हैं, ये जब धरती पे गिरती हैं, ग्राउंड लेवल पे गिरती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये इनकी क्रॉप्स की जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कम कर देती है, मतलब सॉइल उपजाऊ नहीं रहती है, फिर वो बंजर बन जाती है, मतलब कि उसके ऊपर हम पौधे नहीं उगा सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देती है एंड क्रॉप्स को भी डैमेज कर देती है। इट ऑल्सो डैमेज मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल। जो मार्बल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं इतने खूबसूरत, वो भी एसिड रेन से जो है खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज इन एयर कॉज अ फिनोमिनन कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर गैसेज प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। दिस phenomenon help the earth to stay suitably warm। ये जो इफेक्ट होता है, इससे क्या होती है? अर्थ जो है वो वार्म रह पाती है, गर्म रह पाती है। However, if these gases are present in excess, अगर ये गैसेस एक्सेस में प्रेजेंट होती है, अभी तो ये गैसेस कितनी प्रेजेंट है? ओनली 1%। 1% के अंदर हर तरह की जो अदर गैसेस हैं वो हर तरह गैसेस आ जाती हैं। However, if these gases are present in excess, अगर ये गैसेस एक्सेस में प्रेजेंट होती इन एयर, their increased ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता कि वो ग्लोबल वार्मिंग कर सकता था। मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज हो जाना। दैट इज एन एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, जो कि एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा आपके एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ में। दिस कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। जो कि क्या करेगा, जब टेम्परेचर राइज होगा तो जो भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, वो क्या करेंगे? पिघलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? जब आइस को आप बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देती है। तो यही होता है, जब आपका टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा हो जाएगा तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो सब पिघलनी शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? उससे बहुत ही ज्यादा तबाही हो जाएगी, पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो है बहुत बड़ा डैमेज कर सकती हैं। तो ये तीन चीजें आपने पढ़ी। इफेक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का, जिससे कि हमें बहुत तरह की डिजीज हो सकती हैं। सेकंड है, इससे एसिड रेन हो सकती है, जिससे कि मॉन्यूमेंट खराब हो सकते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देती है। थर्ड जो है कि जो भी आपकी गैसेस कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो दूसरी गैसेस हैं स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट, वो क्या करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, जो कि अर्थ को वार्म रखता है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है इन गैसेस की एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज हो जाएगा अर्थ का। तो ये तीन चीजें आपकी थी इसमें जो आपको याद रखनी है। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है? देयर आर मेनी वेज ऑफ मिनिमाइजिंग एयर पोल्यूशन, सम ऑफ दीज आर सजेस्टेड बिलो। सबसे फर्स्ट है, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। किस लिए लगाने चाहिए स्टूडेंट? क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, प्रेजेंट इन द एयर, जो एयर में प्रेजेंट होती है, फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हेल्प क्या करती है? रिड्यूस करती है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में कम होगी तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। एंड मेंटेन दी अर्थ टेम्परेचर। इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा तो अर्थ का टेम्परेचर भी राइज करने लग जाएगा और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो इससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। और अगर प्लांट्स हम ज्यादा लगाते हैं तो हम डिफॉरेस्टेशन को भी खत्म करते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है स्टूडेंट? जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज्यादा पेड़ों की कटाई होना। तो उस चीज को हम खत्म कर सकते हैं, दैट इज एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री। इस चीज को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की इंटेक भी ज्यादा हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं। तो जो इसके बीच का बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो जब भी अच्छी तरह से हो पाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो प्लांट ज्यादा ग्रो करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? सबसे फर्स्ट है, जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इक्विलिब्रियम में रहता है, वो बना रहता है। सेकंड है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाता है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। थर्ड है कि इससे डिफॉरेस्टेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है लेसर यूज ऑफ व्हीकल। व्हीकल्स का यूज हमें कम से कम करना चाहिए। वी शुड यूज अ बस और मेट्रो। हमें बस या मेट्रो के से जाना चाहिए ऑफिस इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल, क्योंकि अगर 20 बंदे हैं, 20 बंदे अपनी 20 गाड़ियां लेके जाएंगे तो उससे कितना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अगर वही 20 बंदे जो हैं एक बस में जा रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या मेट्रो में जा रहे हैं, तो उससे आपका पॉल्यूशन लेवल कम हो सकता है। वी कैन ऑल्सो शेयर और पूल व्हीकल्स फॉर गोइंग टू ऑफिस। अगर हम सेम ऑफिस में जा रहे हैं या बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो हम इसमें कार पूलिंग भी कर सकते हैं।
दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, इससे जो व्हीकल्स की क्वांटिटी है वो रोड पे जो है कम हो जाएगी, उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ स्मोक एमिशन विल ऑल्सो गेट रिड्यूस, इससे जो है स्मोक एमिशन भी कम हो जाएगा। रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। वी शुड गेट आवर व्हीकल्स रेगुलरली चेक फॉर देयर पोल्यूशन लेवल, उनके पोल्यूशन लेवल के लिए हमें रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा जहां पे प्रदूषण जांच केंद्र होता है, ये बनवाया भी जाता है एक्सपायर होने के बाद। तो ये क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि अभी जो है आपकी गाड़ी स्मोक ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो ये ऐसे व्हीकल्स को जिनमें स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है उनको रिपेयर किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। देन है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल का यूज किया जाना चाहिए। वी शुड यूज एलपीजी और बायोगैस, हमें कुकिंग के लिए एलपीजी और बायोगैस यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कोल, वुड एंड काउडंग केक्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। हमें सीएनजी यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पेट्रोल की बजाय सीएनजी जो है व्हीकल्स में यूज करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल होती है, जो कि हमारी इको फ्रेंडली होती है। तो ये एक ऐड दे रखी है इंडियन गैस की, जो कि आपकी एलपीजी सिलेंडर की ऐड है। देन है आपकी डंपिंग दी गार्बेज इन अ पिट, जो आपका गार्बेज होता है वो आपको पिट में डालना चाहिए। जैसे आप जो भी वेजिटेबल पील होती हैं, फ्रूट पील होती हैं या पत्ते गिरे हुए होते हैं, उन सबको जो है आपको एक पिट में डालना चाहिए। उससे क्या होगा, गार्बेज शुड नॉट बी बर्न, गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए, इंस्टेड इट शुड बी डंप्ड इन अ पिट, इसको एक पिट में डालना चाहिए, गड्ढे में डालना चाहिए, वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, जहां पे ये कंपोस्ट बन जाता है। तो कंपोस्ट जो है वो एज अ मैन्योर आप यूज कर सकते हैं, अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ बढ़ सकती है एंड सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज, जो टॉल चिमनीज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जानी चाहिए। पावर हाउसेज में और फैक्ट्रीज में शुड कंस्ट्रक्ट टॉल चिमनीज, उनमें टॉल चिमनीज लगाई जानी चाहिए, जिससे क्या होगी, स्मोकिंग कमिंग आउट ऑफ दीज गोज हायर अप इन दी एटमॉस्फेयर एंड इज नॉट इनहेल्ड बाय अस, वो एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पे चली जाएंगी और हम उसे इनहेल नहीं करेंगे। तो ये तरीके बताए गए हैं। एंड गुड हैबिट्स, वी शुड कवर अवर नोज, हमें अपना नोज जो है कवर करना चाहिए, माउथ कवर करना चाहिए जब भी हम स्नीज करते हैं या कफिंग करते हैं, सो दैट कि जर्म्स जो है, हमें अगर मान लीजिए कोई भी कोल्ड एंड कफ है और कम्युनिकेबल डिजीज है, तो वो जो है वो जर्म्स आपकी एयर में रिलीज ना हो, इसलिए अपने माउथ को और नोज को कवर करके रखना चाहिए। तो एक तरह की गुड हैबिट है आपकी। ट्राई टू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, आप कुछ और तरीके भी जो है एयर पोल्यूशन को घटाने के वो बता सकते हैं। वी ऑल नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस इंपॉर्टेंट टास्क, हमें जो है इस इंपॉर्टेंट टास्क में जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। रिड्यूसिंग एंड मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर सिटीजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करे। अगर एक पर्सन भी जो है साइकिल पे अपने नियर बाय प्लेसेस पे जाएगा या पैदल जाएगा, उससे देखिए आपके बेनिफिट होंगे, आपके हेल्थ बेनिफिट होंगे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। दूसरा कि आप कोई भी व्हीकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो उससे जो है एमिट होने वाली गैस होती है, हार्मफुल गैसेज होती है, वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। आपको प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए स्टूडेंट्स, जिससे कि क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में एक तरह का बैलेंस बना हुआ रहता है, जिससे कि डिफोरेस्टेशन घटती है। और ऐसे ही आपको अपने जो भी अगर पुराने व्हीकल्स है जिससे स्मोक बहुत ज्यादा निकल रही है, तो उसको चेक करवाते रहना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर यूज करने चाहिए एज कम्पेयर टू कोल के एंड वुड के, इन चीजों के बजाय। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे। देन आगे है आपके कीवर्ड। सबसे पहले है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, जब जो एसिड्स बनती हैं, जो गैशियस एसिड बन रही हैं, वो आपकी रेन वाटर के साथ जब मिक्स हो जाती हैं, उसको कहा जाता है एसिड रेन। और इससे क्या होता है, ये मोन्यूमेंट्स के मार्बल को खराब कर सकती हैं एंड ये सोइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है और क्रॉप्स को भी खराब कर देती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, मिक्सचर ऑफ एसिडिक गैसेस विद रेन वाटर। कंपोजिशन क्या होती है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, की कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं गिवन सब्सटेंस के अंदर। जैसे कि कंपोजिशन ऑफ एयर है, तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसे कहा जाएगा कि एयर की कंपोजिशन है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एडिशनल एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेंपरेचर ऑफ अर्थ। जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, जो एक्स्ट्रा टेंपरेचर, मतलब एक एवरेज टेंपरेचर होता है अर्थ का, उससे इंक्रीज हो जाए आपका टेंपरेचर, तो उसे कहा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है विच हेल्प्स द अर्थ टू मेंटेन इट्स सरफेस टेंपरेचर, जो कि अर्थ का सरफेस टेंपरेचर मेंटेन रखता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ये वो प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। वाटर वेपर्स क्या होते हैं, गैशियस फॉर्म होती है वाटर की, उसे कहा जाता है वाटर वेपर। और वेपर कब बनते हैं, जब इवेपोरेशन होता है तो आपके वाटर वेपर बनते हैं। ये वाटर साइकिल का एक प्रोसेस होता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट्स।